संकाय एवं विषयों की समझ। और ऐसे शिक्षण शास्त्र में हम पर्यवेक्षित अध्ययन विधि पढ़ रहे हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के बारे में हमने अनेक शिक्षाविद हैं जिनके विचारों को जाना था। इस तरह से जैसे इसमें बताया गया है कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में कमज़ोर छात्रों की जो उनकी कमज़ोरी है उसको दूर करने का प्रयास भी शिक्षकों द्वारा किस तरह से किया जाता है, और प्रतिभाशाली विद्यार्थी यदि हैं तो उन्हें भी किस तरह से और अधिक अपनी प्रतिभा को और निखारने का अधिक अवसर उन्हें प्रदान किया जाता है। तो इसी आधार पर बाइनिंग और बाइनिंग ने इसमें 4 योजना पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है उसमें बताई थी, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। उसको पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। इसी तरह से पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या शिक्षा विधि, इसके और भी मैंने नाम लिखे थे, सभी नाम लिख देती हूँ। जैसे पर्यवेक्षित, निर्देशित, और शिक्षण निरीक्षण विधि, यह विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों की चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति का विकास करती है। बाइनिंग और बाइनिंग महोदय ने 4 योजनाओं के माध्यम से पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या पर्यवेक्षित शिक्षण विधि, निर्देशित विधि या निरीक्षण विधि के माध्यम से बालकों को शिक्षण प्रदान करना अधिक मनोवैज्ञानिक माना है। उनके अनुसार इस विधि में कमजोर छात्रों को विद्यालय की ओर से जो भी समय सीमा निर्धारित होती है उस समय सीमा के बाद भी कमजोर विद्यार्थियों को रोककर उनकी कमजोरी को दूर करने हेतु शिक्षण कार्य करवाने से संबंधित योजना बनाई। और दूसरी योजना में बताया है कि जैसे कक्षा को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान करवाई जाए। इसी तरह तीसरी योजना में इन्होंने बताया कि अध्यापन प्रतिदिन न करके उस अध्यापन कार्य को समय के अनुसार विभाजित कर दिया जाए, जैसे साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक। वही सप्ताह के दिनों कुछ दिनों में उसका अध्ययन करवाया जाए, या महीनों के अनुसार, या 15 दिन या 2 सप्ताह में, इस तरह से। और भी इसके अलावा भी जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं जिनमें 2 कालांश दिए जाते हैं, तो वहाँ भी 2 कालांशों की अवधि को अलग अलग भागों में बांटकर एक अवधि में अध्ययन कार्य और दूसरी अवधि में शिक्षण कार्य, अध्ययन और इसमें शिक्षण कार्य या कहे अध्ययन कार्य का निरीक्षण करवाना। अध्ययन या निरीक्षण, तो इस तरह से अध्ययन कार्य का निरीक्षण करना ही क्या होता है, पर्यवेक्षण या निर्देशित करना या निरीक्षण करना। तो उस अध्ययन कार्य के निरीक्षण में ही विद्यार्थियों की कमजोरी का भी पता लगता है, विद्यार्थी कितना सीख पाए हैं या किस प्रकार से उसमें और परिवर्तन की आवश्यकता है, इसका पता इसी पर्यवेक्षण कार्य से संभव हो पाता है। इसी आधार पर शिक्षण कार्य करवाने से शिक्षण और अधिक प्रभावी होता है। यहाँ मनोविज्ञान ने जैसे बालकों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसका ध्यान रखा है। बालक व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर सीख पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी समान नहीं होते, उनके सीखने का स्तर प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग होता है। प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु को समान रूप से ग्रहण करे यह आवश्यक नहीं होता, जबकि एक ही कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा जो विषय वस्तु संप्रेषित की जाती है वो समान रूप से संप्रेषित की जाती है। सभी विद्यार्थी उसे सुनते हैं, लेकिन सुनने में भी फर्क रह जाता है। कोई विद्यार्थी हैं, उनमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ध्यानपूर्वक सुनते हैं
और सुनकर सीख भी जाते हैं, ग्रहण भी कर लेते हैं। कुछ विद्यार्थी कुछ सुनते हैं, कुछ उनका ध्यान हो सकता है कक्षा में उपस्थित रहते हुए भी उनका ध्यान कहीं और चला जाए और उस विषय की ओर ही ना रहे, तो जब विषय वस्तु को वो सुनेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कहाँ से। इस दृष्टि से ध्यान केंद्रण भी करना। इसी तरह से विद्यार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर इसमें इस विधि के माध्यम से शिक्षण करवाई गई या अध्ययन करवाई गई विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का यहाँ पर निरीक्षण कार्य किया जाता है, क्योंकि बाइनिंग और मोहिनी महोदय ने पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से संबंधित इस तरह की परिभाषा भी इन्होंने दिया, विचार दिया है कि जब विद्यार्थी मेजों या डेस्कों पर कार्य कर रहे होते हैं तब उनका निरीक्षण कार्य किया जाता है। यानी मेजों और डेस्कों पर प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग अपने कार्य को करते रहते हैं और अलग अलग उन्होंने किस तरह से सीखा है विषय वस्तु को, किस प्रकार से उन्होंने सीख कर या अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनको प्रत्येक विद्यार्थियों के द्वारा सीखी गई विषय वस्तु का निरीक्षण किया जाना, तो उसमें प्रत्येक विद्यार्थी का ही निरीक्षण हो पाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रण भी अधिक होता है और बालक अधिक रूप से इस विधि में अधिगम कर पाते हैं। इसी दृष्टि से पर्यवेक्षित और निर्देशित विधि है। इसके कुछ गुण भी इसमें निर्धारित किए गए हैं। जैसे हम किसी भी कार्य को करके उसका मूल्यांकन कार्य करते हैं तो उसके जो भी गुण हैं या दोष हैं उनकी भी हम चर्चा करते हैं या उन पर भी विचार करते हैं। इसी दृष्टि से पर्यवेक्षित अध्ययन जो विधि है, इस विधि में भी हम उसके गुण और दोषों का अध्ययन करेंगे। जैसे तो सबसे पहले पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, इसके गुणों की बात कर लेते हैं। पर्यवेक्षित विधि के गुण। देखो, जैसे इसमें मैंने अब तक बताया है, जैसे बाइनिंग है, उन्होंने भी 4 योजनाएं बताई है तो उनके प्लान के अनुसार भी हमने सिर्फ पर्यवेक्षित विधि को समझा है कि किस प्रकार इस विधि का उपयोग कमजोर विद्यार्थियों के साथ साथ सामान्य और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भी किया जा सकता है। तो इसे भी हम इसके गुण में समाहित कर लेंगे। इस विधि का उपयोग कमजोर विद्यार्थियों के साथ साथ सामान्य और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भी किया जाता है। छात्रों के लिए भी किया जाता है। इसी तरह से शिक्षण विधि
यह शिक्षण विधि जैसे योजना विधि में भी करके सीखा जाता था, ठीक इसी तरह से यह विधि भी करके सीखने पर जोर देती है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं कार्य करते हैं और उनके कार्य का निरीक्षण अध्यापकों द्वारा किया जाता है। तो इस दृष्टि से इस विधि में भी करके सीखने का सिद्धांत लागू होता है। इस विधि में करके सीखने का सिद्धांत लागू होता है। इसीलिए यह विधि अधिगम को अधिक स्थायी अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। इस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के मध्य जो संबंध हैं उनमें भी मधुरता आती है, क्योंकि इस विधि में हमने पढ़ा है कि अध्यापक विषय वस्तु का संप्रेषण करते हैं, विद्यार्थी मेजों और डेस्कों पर कार्य करते हुए उस अध्ययन विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं और प्रत्येक अपने स्तर पर अपने कार्य को करके दिखाते हैं और शिक्षक द्वारा उसका निरीक्षण कार्य किया जाता है। तो इसी दौरान जो विद्यार्थी और शिक्षक हैं उनमें अंतःक्रिया होती है। उस अंतःक्रिया के प्रगाढ़ होने से उनके मध्य जो संबंध है वह उनके मध्य के संबंधों में मधुरता आ जाती है, या कहें कि मधुरता का एक तरह से मधुर संबंधों का की स्थापना होती है। तो इस विधि के माध्यम से इस विधि के माध्यम से छात्रों व शिक्षकों के मध्य मधुर संबंध स्थापित होते हैं। मधुर संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है, ये पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, पर्यवेक्षित शिक्षण विधि के गुण हैं। अब कोई भी कार्य है उसका यदि मूल्यांकन किया जाता है तो उसके गुणों की तुलना के साथ साथ उसके दोषों को भी देखा जाता है। तो इसी आधार पर पर्यवेक्षित विधि के जो दोष हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसे इस विधि का यदि प्रयोग करेंगे तो जैसे कई साधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ उन साधनों की उपलब्धता सभी शिक्षकों या सभी विद्यालयों के पास हो ऐसा आवश्यक नहीं हो पाता है। तो यह विधि वहाँ दोषपूर्ण हो जाती है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि।
इसी तरह से इस विधि में डबल पीरियड प्लान बताया गया है। तो दूसरी विधियों के मुकाबले में उसकी तुलना की जाए तो वहाँ भी समय अधिक लगता है। तो अधिक समय की पूर्ति भी, जैसे सभी कालांशों के लिए सभी कालांशों में सभी विषयों के लिए डबल पीरियड प्लान की व्यवस्था की जाए, ऐसा भी आवश्यक नहीं हो पाता है, या ऐसा कर पाना भी संभव नहीं हो पाता है। पर्यवेक्षित विधि के दोष। इस विधि के अनुसार भारतीय विद्यालयों में इस विधि के अनुसार भारतीय विद्यालयों में शिक्षकों के पास पर्याप्त साधन नहीं होते, या कहें कि जैसे भारतीय विद्यालयों में शिक्षकों को इस विधि को प्रयोग में लेने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। भारतीय विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा इस विधि का उपयोग करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। क्योंकि पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, तो इस विधि का प्रयोग करना भी संभव नहीं हो पाता। और एक समय की आवश्यकता, जैसे अधिक समय लगता है इस विधि में, जैसे हमने 2 पीरियड की इसमें बात की है कि एक विधि में अध्ययन कार्य कर लिया जाए, दूसरी विधि में निरीक्षण कार्य कर लिया जाए। तो इस विधि के अनुसार सभी विषयों को इस प्रकार 2 पीरियड प्रदान किया जाना संभव नहीं होता है। तो इस दृष्टि से भी इस विधि का प्रयोग किया जाना मुश्किल होता है। तो यह भी एक तरह से इस विधि के दोष में ही गिना जाएगा। इस विधि में डबल पीरियड प्लान में डबल पीरियड, ये हमने योजनाओं में लिखा था डबल पीरियड प्लान। डबल पीरियड प्लान में अन्य विधियों की अपेक्षा अन्य विधियों की अपेक्षा समय अधिक
लगता है की अपेक्षा समय अधिक लगता है, इसलिए इसे लागू किया जाना इसलिए इसे लागू किया जाना संभव नहीं होता है। लागू किया जाना संभव नहीं होता है। ठीक है, ये पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के गुण और दोष भी हो गए। जैसे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को हमने पढ़ा है, इसी तरह से शिक्षण कार्य के लिए और भी शिक्षण विधियां निर्धारित की गई हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। इसमें हमने योजना विधि और पर्यवेक्षित विधि को पढ़ लिया है। अब हम इससे आगे कहानी विधि है, जिसके माध्यम से भी किस प्रकार शिक्षण कार्य को सरल किया जा सकता है। शिक्षण कार्य में से इस शिक्षण विधि के सहयोग से किस तरह से अधिगम को और अधिक प्रभावशाली हम बना सकते हैं। इस दृष्टि से हम इसके बाद कहानी विधि है, इसका अध्ययन करेंगे। जैसे ये कहानी विधि है, नेक्स्ट इसको हम पढ़ेंगे